दर्शकों नमस्कार। दिल्ली देश में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि अरस्तु और प्लेटो से भी शताब्दियों पहले भारत में राजनीति शास्त्र का विकास हो चुका था। लोकतंत्र की जिस अवधारणा का श्रेय अरस्तु को दिया जाता है, भारत में वह उससे कई शताब्दी पूर्व पनपनी शुरू हो गई थी। हालांकि पश्चिम के विद्वानों ने यह भ्रम पैदा किया कि भारत में राजनीति शास्त्र नहीं है। खासकर मैक्स मूलर, डनिंग और हेनरी मैन ने इस भ्रम को बढ़ावा दिया कि प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन नहीं है। हेनरी मैन तो यहाँ तक लिखते हैं कि भारत के प्राचीन बड़े राज्य मात्र कर एकत्र करने की संस्थाएं भर थे। लेकिन जब हम अपने प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि हमारा आर्य वैदिक राजनीतिक शास्त्र इतना विकसित था कि राजा के व्यवहार, राजऋषि के व्यवहार, अमात्य के चयन और नियुक्ति, मंत्रियों और पुरोहितों की नियुक्ति, अमात्य के सरल तथा कुटिल भावों की परीक्षा तक का विस्तृत वर्णन हमारे आचार्यों ने किया है। सिर्फ वर्णन ही नहीं किया है, अलग अलग विद्वानों के, अलग अलग महर्षियों के, भारतीय ऋषियों के अलग अलग मत भी हैं और एक दूसरे के मत में की आलोचनात्मक समीक्षा भी हमारे प्राचीन शास्त्रों में मिलती है। अमात्य कैसा होना चाहिए, अमात्य की नियुक्ति को लेकर अलग अलग मत विस्तार से हमारे शास्त्रों में हैं। राजा किसे अमात्य नियुक्त करे, करीब आधा दर्जन मत तो इसे लेकर मिलते हैं। राजा किसे अमात्य बनाए, इसके बारे में महर्षि भरद्वाज का मत है कि राजा अपने सहपाठियों में से ही किसी को अपना अमात्य नियुक्त करे। इसकी वजह वो बताते हैं कि जो बचपन की मित्रता है या बचपन का एक दूसरे के प्रति प्रेम है, वो पवित्र हृदय से होता है और ऐसा अमात्य सदैव राजा का विश्वास पात्र होता है। मगर आचार्य विशालाक्ष इस मत से सहमत नहीं होते हैं। आचार्य विशालाक्ष एक अलग मत देते हैं। वह इस मत का खंडन करते हुए कहते हैं कि बाल सखा को राजा की सभी गुप्त बातें पता होंगी। ऐसे में जरूरी नहीं है कि वह राजा का सम्मान भी करे, वह राजा का तिरस्कार भी कर सकता है। परंतु आचार्य पराशर विशालाक्ष के तर्क को भी काटते हैं। वो उससे भी सहमत नहीं दिखते हैं। वह कहते हैं कि राजा और अमात्य दोनों पर ही ये समान रूप से लागू होगा। राजा भी अमात्य की गुप्त बातों का जानकार होगा, अमात्य राजा की, राजा अमात्य की। इस तरह से ये तो दोनों पर ही लागू होता है और इस वजह से दोनों एक दूसरे के अनुरूप सही आचरण करेंगे। वहीं आचार्य नारद थोड़ी विस्तृत व्याख्या करते हैं। वो बताते हैं कि सिर्फ विश्वास पात्र होना ही एकमात्र अमात्य का गुण नहीं है। राजा की सेवा करने से अमात्य की बुद्धिमत्ता प्रकट नहीं होती। अमात्य को बुद्धिमान होना चाहिए और बुद्धिमत्ता ही अमात्य होने की पहली शर्त है। आचार्य कौंडदत्त कहते हैं कि अमात्य के लिए बुद्धि से भी ज़्यादा व्यवहार जरूरी है। इसलिए सत्ता उन्हीं को अमात्य बनाए जिनके पिता या पितामह पहले से इस पद पर रहे हों, ताकि उन्हें अमात्य के व्यवहार की ठीक से जानकारी हो। आचार्य कौंडदत्त के सिद्धांत का खंडन आचार्य उद्धव करते हैं। वे कहते हैं कि ऐसे अमात्य राजा का सर्वस्व अपने अधीन करके राजा के समान ही स्वतंत्र वृत्ति हो जाते हैं। इसलिए नीति शास्त्र में ही निपुण होना पर्याप्त नहीं है। अमात्य को कुलीन, बुद्धिमान, पवित्र हृदय, शूर और स्वामी के साथ अनुराग रखने वाला होना चाहिए। इस तरह अमात्य चयन को लेकर ही इतने सारे मत हमारे शास्त्रों में मौजूद हैं। अलग अलग ऋषियों के अलग अलग मत हैं। तो ये आरोप मिथ्या हैं कि भारतीय प्राचीन संस्कृति में राजनीति शास्त्र नहीं मिलता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देती हुई दिखाई देती है। राजनीति शास्त्र का जन्म भारत की इसी भूमि पर होता है। ऐसे इन आचार्यों के मत बताते हैं और यह एक विस्तृत और बड़ा विषय है।
आज हमने सिर्फ अमात्यों के चयन की बात की है। भारतीय राजनीति शास्त्र, प्राचीन राजनीति शास्त्र की शाखाएं बहुत गहरी हैं, जड़ें बहुत गहरी हैं और उनकी विवेचना के लिए कई ग्रंथ कम पड़ जाते हैं। तो ऐसी ही चर्चा के साथ जल्दी हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। I think we all thought that we did the right thing, but it didn't turn out that way. It's been heavy and we're starting to break, but I hope